नमस्कार साथियों, ट्रिक वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं अपन अपना जो पार्ट है दोस्तों वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसको दोस्तों इंग्लिश में हम कहते हैं वन वर्ड। ध्यान रखना क्या कहते हैं, वन वर्ड। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहली बात तो ये है कि ये है क्या। तो देखिए दोस्तों, रचना को सुसंगठित बनाने एवं अनावश्यक शब्दावली के प्रयोग से बचने के लिए आवश्यक होता है कि हम वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो किसी एक भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। हिंदी में प्रचलित कुछ शब्दों की सूची यहाँ मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ दोस्तों। ये हम कह सकते हैं कि गागर में सागर भरने का जो काम है दोस्तों वो कराता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि वन वर्ड। तो देखिए दोस्तों, वाक्यांश आपके सामने आ चुके हैं। इसको करने का एक जो हम यहाँ ट्रिक के साथ लेके आए हैं उसे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहला आपको इसमें उपसर्ग, मैन उपसर्ग, ध्यान रखना, मैन उपसर्ग का प्रयोग का बोध होना चाहिए। जैसे कि यदि आपके वाक्यांश में ना की बात हो तो लगभग हम ये कहते हैं कि इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग देखने को मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं किसमें अ, अन, ना, ला ऐसे उपसर्ग आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ आप देखिए कि जिसको विषय की पूर्ण जानकारी हो। ध्यान रखना, यहाँ अपन कह रहे हैं कि जिसको विषय की पूर्ण जानकारी हो, पूर्ण बोले तो पूरी जानकारी हो, उसे हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द होता है आपका विद्वान। विद्वान का तात्पर्य है कि जिसको विषय की पूर्ण जानकारी है, इसीलिए अपन क्या कहते हैं, विद्वान साथी। जो सब कुछ, देखो सब कुछ जानता हो, सब कुछ के लिए पॉइंट बनता है सर्व। सर्व का मतलब होता है सब कुछ, और ज्ञ का मतलब होता है जानना। तो जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो वो बनता है सर्वज्ञ। तो ध्यान रखना, रटना नहीं है, इसको समझना है। सर्व का अर्थ होता है सभी कुछ, ज्ञ लगता है तो उसका अर्थ होता है जानना, यानी कि जो सब कुछ जानता है उसी के लिए प्रयोग होता है हमारा क्या, सर्वज्ञ शब्द। नेक्स्ट देखिए, जो बहुत कम जानता है। ध्यान रखना, बहुत कम, पूरा ही नहीं लिखा है, और जानता यानी कि ज्ञ तो आएगा। तो बहुत कम के लिए शब्द बनता है क्या, अल्प। क्या बनता है, अल्प बनता है। और अल्प में जब जानने के लिए क्या होता है, ज्ञ, तो शब्द क्या बनेगा, अल्पज्ञ। तो देख सकते हो आप, जो बहुत कम जानता है वो क्या है, अल्पज्ञ। अगला देखो, जिसकी संख्या का निश्चित ज्ञान ना हो। ध्यान रखना, यहाँ पर आपका पॉइंट आ चुका है न का। न आते ही ध्यान रखो इसमें किसका प्रयोग होगा, अ का। किसका होगा दोस्तों, अ का। बात किसकी दी है, संख्या की। तो इसको अपन कह सकते हैं असंख्य। क्या कह सकते हैं, असंख्य। जिसकी संख्या का निश्चित ज्ञान ना हो। कई बार विद्यार्थियों को ये भ्रम में कह दूं रह जाता है कि जब हम बात करते हैं गणना की और एक करते हैं ज्ञान की, तो ध्यान रखना यहाँ हमने जो बात कही है वो निश्चित, जिसकी संख्या का निश्चित ज्ञान ना हो। जबकि यहाँ क्या है, जिसकी संख्या की गणना नहीं की जा सके। गणना की बात आई है दोस्तों, ध्यान रखें। और जब गणना की बात आती है तो उसको कहते हैं अगणित। क्या कहते हैं, अगणित कह दो या अगणनीय कह दो, अगणनीय ये भी चलेगा आपका अनेकार्थक के अंतर्गत। अब देखिए अगला पॉइंट है,
जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सके। देखो दोस्तों, न आ जाता है तो आपके सामने सीधा पॉइंट बनता है। देखो यहाँ पर जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, उसको कहते हैं दोस्तों कल्पनातीत। कल्पनातीत का जब अपन इसका विच्छेद करते हैं, क्या करते अपन देख सकते हैं कि दोस्तों जब हमारे सामने ये जो शब्द है कल्पनातीत, जब मैं इसका विच्छेद करता हूं तो ये बनता है दोस्तों कल्पना धन अतीत। अतीत का मतलब भी होता है पहला, यानी कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसको क्या कहते हैं कल्पनातीत। कुछ विद्यार्थी इसके बारे में सीधा कहते हैं सर नहीं है, तो क्या हम इसको अकल्पना कह सकते हैं? नो, क्योंकि कल्पना से अतीत की बात हो रही है। जो भावी परिणामों को सोचने की क्षमता रखता है, ध्यान रखना, भावी परिणाम यानी कि जो आगे की सोचे, आगे परिणाम क्या निकलेगा, तो उसके लिए होता है दोस्तों दूरदर्शी। ध्यान रखिए दोस्तों, जब अपन कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो पहले हम उसके आने वाले परिणामों के बारे में सोचते हैं कि साहब मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो इसका पक्ष भी क्या होगा, विपक्ष भी क्या होगा। तो इसी को कहते हैं दूरदर्शिता। तो इसको हम क्या कहेंगे? दूरदर्शी। नेक्स्ट देखो, जो भविष्य के परिणामों को सोचने की क्षमता नहीं रखता है। अगर वो सोचने की क्षमता रखता है तब तो है दूरदर्शी। यदि वो सोचने की क्षमता नहीं रखता है तो नहीं के लिए अ उपसर्ग का प्रयोग करें और ये हो जाएगा अदूरदर्शी। क्या हो जाएगा? अदूरदर्शी। देखिए दोस्तों, ये आप शुरू से पढ़ते आए हैं, जो कभी ना मरे। न आया है, न आ गया है तो लगभग आप ये देखें कि उसमें अ उपसर्ग का प्रयोग होगा। तो न के लिए जब करता है तो देखो ना मरे, यानी कि अ और मरना बोले तो मर, दोनों का योग किया तो बना क्या? अमर। अमर का तात्पर्य है जो कभी ना मरे। क्या हो गया? अमर। नेक्स्ट देखो, जिसका कभी अंत ना हो। देखिए दोस्तों, जिसका कभी अंत ना हो, ना आ गया तो क्या लग गया? अ शब्द हो गया अनंत। क्या हो गया? अनंत। अनंत में अगर हम देखें तो मैंने पहले कहा कि नहीं के जो उपसर्ग हमने जो सिलेबस में किया है कि अन, देखो अ का अर्थ भी नहीं होता है, अन का अर्थ भी नहीं होता है। तो यहाँ अगर अपन ध्यान से देखें तो इसका जो पॉइंट बनता है वो बनता है अन्न धन अंत। अन्न का अर्थ ही क्या होता है? नहीं, ना, और अंत अर्थात जिसका अंत ही ना हो, जिसका कभी अंत ही ना हो, वो क्या कहलाएगा? अनंत कहलाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं। ये लीजिए अगली स्लाइड आपके सामने है। वाक्यांश भी आपको दे रखे हैं दोस्तों, शब्दों को ध्यान से समझें। देखिए वो आपसे क्या पूछ रहा है, उसका अपन वन वर्ड में कैसे करें। प्रश्न है जो गाया न जा सके, न आ गया तो इसके लिए सार्थक शब्द होगा अगेय। देखिए गेय हिंदी के अंदर एक पद्धति का नाम होता है गेय प्रणाली। गेय का अर्थ होता है गाना। जब गेय का हम बात करते हैं तो आपने एक नाम सुना होगा, हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने कक्षा 12 के अंदर, शायद हो सकता है आप में से कई विद्यार्थी जो कक्षा 12 के विद्यार्थी रह चुके हैं दोस्तों, उन्होंने 2011 के बाद में ये पॉइंट जुड़ा था, जिसमें हरिवंश राय बच्चन की जो पहली कविता थी वो थी दोस्तों, चैप्टर में ध्यान, आत्म परिचय। उन्होंने कहा था कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ,
फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। ये एक गीत प्रणाली में ये आत्म परिचय पढ़ा गया था, इसलिए उसको कौन सी प्रणाली नाम दी? गेय प्रणाली, यानी गाने योग्य। यहाँ आपके ना हो गया, ना होते ही आपका उपसर्ग प्रयोग हो जाता है किसका? अ का। तो शब्द क्या बना? अगेय। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जिसको जाना न जा सके, जाना, तो दोस्तों जानने के लिए शब्द होता है गेय, ये हो जाता है आपका अगेय। जिसको जाना ना जा सके अर्थात अगेय होता है। जो कभी बूढ़ा ना हो, क्या ना हो? बूढ़ा। बूढ़ा ना हो, बूढ़ा, बूढ़ा, मात्रा बड़ी कीजिए इसमें। कुछ ध्यान रखना, टाइप करते समय फाइल को इधर से उधर करते हैं वर्ड से, तो कभी कभार कुछ त्रुटियां हो जाती है। ध्यान रखें, उन त्रुटियों को थोड़ा सा नज़रअंदाज रखें। हालांकि मेरा ये प्रयास रहता है कि जहाँ त्रुटि होती है मैं उसको सही करके ही प्रस्तुत करता हूँ। तो यहाँ देखिए, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको कहते हैं दोस्तों अजर। क्या कहते हैं? अजर। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए क्या आएगा? अजर। जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता हो, ध्यान रखना, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है, यानी कि भाई मैं तो कहता हूँ ईश्वर है, मैं सुबह सुबह ईश्वर की प्रे करके ही बाहर निकलूँगा, ये मेरा, हाँ मैं तो भगवान में विश्वास रखता हूँ, तो मैं उसके प्रति क्या हूँ? आस्था रखता हूँ। भगवान है, प्रभु है, खुदा है, प्रभु यीशु है, जो जो जिस धर्म से अपना संबंध रखते हैं। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, आस्था सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम ऐसे ही नहीं कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मानते हैं, ऐसे ही नहीं कहा जाता है, बिल्कुल कहते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो विश्वास है एक उस परम सत्य पर, जिसको मैं कहूँ, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, तो ध्यान रखना उसमें मेरी आस्था है, इसलिए मैं उसके लिए क्या हूँ? आस्तिक हूँ। तो यही शब्द बनेगा आपका, ये देखिए आस्तिक, बना आस्तिक। यानी कि जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता, आस्तिक था, तो आगे ना जोड़ दो तो शब्द क्या बन जाएगा? नास्तिक। ये देखिए, नास्तिक के अगर मैं विच्छेद करता हूँ तो ये बनता है न धन आस्तिक। आपको टुकड़े करने आने चाहिए, और ये टुकड़े उस समय ही प्रबल हो जाते हैं दोस्तों जब आप चाहे संधि से करें, चाहे उपसर्ग से करें, चाहे प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय का भी रोल भारी हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि मूल शब्द को लाने के लिए प्रत्यय की मात्राओं के अंदर भी क्या करना पड़ता है? विकार उत्पन्न करना पड़ता है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास, देखो यहाँ तक एजिटीज है, ये रखता है तो आस्तिक, ना रखे तो आगे ना जोड़ दो, ना धन आस्तिक, तो क्या हो गया? नास्तिक। नेक्स्ट देखो, जिसको कोई भय ना हो, ध्यान रखना, भय बोले तो डर, यानी कि जिसको किसी भी प्रकार का डर ना हो, भय ना हो, उसको कहते हैं दोस्तों अभय। क्योंकि देखिए अ का मतलब न प्लस भय, भय बोले तो डर। जिसको किसी भी प्रकार का डर नहीं है तो वो क्या होगा? अभय। इसको एक नाम और हमने दिया है निर्भीक, निर्धनभिक। निर का अर्थ होता है बिना। ध्यान रखें, बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ उपसर्ग की बात। निर का अर्थ होता है क्या? बिना, यानी कि बिना भय के। तो ये क्या कहलाया? निर्भीक। चाहे अभय हो और चाहे निर्भीक हो दोस्तों, दोनों ही पॉइंट आपके क्या होंगे? सही होंगे। बस ध्यान रखें, विकल्प में, हालांकि विकल्प में दोनों में से एक ही देगा, ये ध्यान रखें, दोनों साथ नहीं देगा। अगर दोनों दे भी दे तो दोस्तों उसमें एक ऑप्शन होगा निर्भय प्लस अभय का। नेक्स्ट, कानून की दृष्टि से
दंडनीय कार्य। दंडनीय का अर्थ होता है जो दंड देने योग्य होते हैं। तो दोस्तों उसके लिए शब्द होता है क्या? अपराध। क्योंकि यदि आप कानून की दृष्टि से अगर आप कोई दंडनीय कार्य करते हो तो आप अपराधी के रूप में जाने जाओगे। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि कानून लॉ आपको ये कहती है कि जब तक आपके ऊपर जिस अपराध को बताया गया जब तक घोषित नहीं होता है, अर्थात कोर्ट उसे ये ना कह दे कि भाई आपने ये अपराध किया है आपको इसकी सज़ा मिलेगी, तब तक उस व्यक्ति को अपराधी नहीं कहा जाएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट आता है कि जिसका कोई शत्रु ना हो। क्या कहा? जिसका कोई शत्रु ना हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। क्या कहते हैं? अजात। क्योंकि आ गया, देखो यहाँ पे ध्यानपूर्वक आते ही बोध हो जाता है कि इसमें न का प्रयोग जरूर हुआ है और इसमें स्पष्टीकरण हो चुका है। जिसका कोई शत्रु ही ना हो उसी के लिए आता है क्या? अजात शत्रु। जिसका कोई मूल्य ना आका जा सके। आका, ये ध्यान रखो, आका जा सके। जो आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अपन ये देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट को जब बनाते हैं तो उसमें जो लागत लगती है दोस्तों, क्या लगती है? लागत कितनी लगी है, फिर उसकी एमआरपी कि भाई इसके अंदर ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्या हुआ, रॉ मटेरियल कितना हुआ, लेबर का कितना हुआ, उन सब को मिलाकर जब ये देखा जाता है कि इसकी लागत मूल्य क्या है और फिर उस लागत मूल्य के अंतर्गत ये देखा जाता है कि भाई कितना बेनिफिट इसमें जोड़ा जाए। ठीक है, तो वो होती है एमआरपी। और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अगर मैं आपको एक टॉपिक का नाम देता हूँ उपभोक्तावाद, तो उपभोक्तावाद आपको ये बताता है कि आप कोई भी वस्तु को जब खरीदते हैं तो उसकी एमआरपी से ज़्यादा आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। उससे कम ले सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। अगर वो ज़्यादा लेता है तो उसके लिए आपको कंप्लेन करने का अवसर दिया जाता है। लेकिन यहाँ देखो अपन का सीधा सा क्या, जिसका कोई मूल्य ना कहो, रेट लिखी नहीं, अर्थात वो वस्तु वाकई क्या है? अमूल्य है। क्या है? अमूल्य है। जिसका कोई मूल्य ही ना हो, क्या होगा? अमूल्य। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। सीधी सी बात है, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं होती है, राम जाने समय जाने कब टपक जाए, तो वो होता है दोस्तों अतिथि। हालांकि अतिथि में देखो ए धन तिथि, अ का मतलब ही क्या होता है? न तिथि। जिसके आने की कोई तिथि नहीं है वही आपका क्या कहलाएगा? अतिथि। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ अपन देख सकते हैं कि अपने यहाँ कल्चर में एक आपको बता देता हूँ जीके के अंतर्गत पर्यटन विभाग, इन्होंने पहले एक लोगो दिया था, अतिथि देवो भव। ध्यान रखना, ये लोगो किसका था? ये था आपका पर्यटन डिपार्टमेंट का, अतिथि देवो भव। क्योंकि अतिथि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती है वो देवता, क्योंकि देवता यानी कि भगवान यानी कि परमात्मा कभी बता के नहीं आते, जब आपके कार्यों को प्रसन्नता होते हैं आपको दर्शन दे देते हैं और दर्शन देते भी है भिन्न रूपों में। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, कल्याण है, नहीं समझे छोड़ दो, रहने दो। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, ये लीजिए अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है दोस्तों, और ये जो स्लाइड है आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसे दबाया ना जा सके। ध्यान रखिए प्रश्न आपको क्या कहा है? जिसे दबाया ना जा सके। ना आते ही एक बार तो मस्तिष्क में बत्ती जग जानी चाहिए कि कहीं इसमें अ, अन, ना का प्रयोग तो नहीं है। देखिए इसका अर्थ है अदम्य। यहाँ देखिए अ का मतलब होता है न अर्थात नहीं, और दम्य का अर्थ होता है, ध्यान से देखो कि यह प्रत्यय लगा है
तो इसका होता है दम धन य, और जैसे दम धन य की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य होता है दबाने से। इसीलिए इसका पॉइंट बना है कि जिसे दबाया ना जा सके उसके लिए प्रयोग क्या होता है, अदम्य। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका कि जिसका कोई संरक्षक ना हो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखो दोस्तों, जिसका कोई संरक्षक ना हो, संरक्षक का मतलब होता है कि उसका पालन पोषण करने वाला नहीं है। और दोस्तों, अगर पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है तो नेचुरल है कि अर्थात उसका कोई स्वामी नहीं है। स्वामी संरक्षक दोनों एक ही है। इसके लिए शब्द आपका क्या आया, अनाथ। क्योंकि दोस्तों, जब मैं इसके टुकड़े करता हूँ तो ये बनता है अधन नाथ। अ का मतलब ना है, नाथ का मतलब वैसे स्वामी भी होता है। स्वामी का ही दूसरा नाम है संरक्षक, अर्थात जिसका स्वामी नहीं है, अर्थात जिसका संरक्षक नहीं है। तो जिसका संरक्षक नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अनाथ ही कहेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनाथ के बाद में अपन यहाँ पॉइंट बनता है आपका कि जिसको छूना मना हो। जिसको छूना मना हो, छूना बोले तो स्पर्श करना या न छू सकने योग्य। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए जो पॉइंट हमने प्रयोग लिया, देखो छूना, छूना में अ लगा तो क्या बना, अछूत। एक पॉइंट अपन, चलो कोई बात नहीं, 23 अभी अपन कर लेंगे, पहले 24 पे आ गया हूँ मैं। देखिए, जिसको छूना मना हो, ना छू सकने योग्य, ध्यान रखना। पहले समय में अगर अपन देखें दोस्तों तो कुछ बीमारियां, बैक्टीरिया ऐसे होते थे जो एक दूसरे के संपर्क में आने से होते थे, और कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो एक दूसरे के स्पर्श से होती थी। इसलिए पहले क्या होता था कि उनको स्पर्श से बचाए रखने का कार्य किया जाता था कि वो उसे टच भी अर्थात छू भी ना सके। इसलिए उसको कहते हैं अछूत। क्या कहते हैं, अछूत। अधन छूत। ये देखो, छूत का अर्थ होता है छूना, स्पर्श करना, और अ का मतलब है नहीं, जो छूने योग्य ना हो। चाहे आपको सामने ऐसा आ जाए जिसको छूना मना हो या ना छू सकने योग्य, तो उसके लिए क्या आएगा, अछूत शब्द आएगा। ऊपर वाला पॉइंट अपन मैं वापस जाता हूं, जिसका कोई आरंभ ना हो। पॉइंट क्या है, जिसका कोई आरंभ ना हो। आरंभ तो उससे हम क्या कहेंगे, अनादि। अनादि ना कहेंगे, क्योंकि आरंभ की बात हुई है। इसका तो मतलब होता है जिसका कोई आरंभ ना हो, अनादि। क्योंकि जब टुकड़े करते हैं तो ये बनता है आपका अन्न धन आदि। आदि का मतलब ही क्या होता है, आरंभ होता है, और अन्न का मतलब होता है नहीं, यानी कि जिसका आरंभ ही ना हुआ उसको क्या कहते हैं, अनादि। अगर मैं कहूँ कि देखिए देवों के नाम लेते हैं तो देव 3 होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ध्यान रखना कि ब्रह्मा और विष्णु, महेश, महेश बोल तो भगवान शिव। शिव जी ने कहा था कि ना ही मेरा आरंभ है ना ही मेरा अंत है। ध्यान रखना, क्योंकि देवों के देव, इसीलिए उनको कहा जाता है महादेव। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि जब अन्न धन आदि, आदि का मतलब होता है आरंभ। ध्यान रखना, एक टॉपिक है आपका विलोम शब्द, और विलोम शब्द में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब मैं विलोम शब्द का प्रयोग करता हूँ तो इसमें आदि का क्या होता है, अंत। आदि का मतलब प्रारंभ, अंत बोले तो समापन। तो ऐसी स्थिति में हम उसे क्या कहेंगे, अनादि। अगला देखिए 25 नंबर, जिससे पहले की कोई जान पहचान ना हो। देखिए ध्यान, जिससे पहले की कोई जान पहचान ना हो। हमने कभी उसको देखा ही नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ आने के बाद में हमारे जो कंप्यूटर अनुदेशक महोदय हैं मिस्टर भोमाराम चौधरी, मैं आपको बिल्कुल रूबरू कराऊंगा। भोमाराम चौधरी
ये चौधरी साहब बड़े ही मिलनसार व्यक्ति हैं, इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। हो सकता है कि कहता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहता हूँ बड़ी नहीं है भाई, हमारी दुनिया तो छोटी है, हम हमारे विद्यार्थी तक सीमित है, बस ये समझ लो। तो हमारे अनुदेशक महोदय शायद हो सकता है जोधपुर में या कहीं आउट ऑफ कहीं ना कहीं भिड़े होंगे, ये पता नहीं कि ये हमारे ननिहाल के ही रहने वाले हैं, ध्यान रखना। तो पहले मैं इसे नहीं जानता था, तो इसके लिए मेरे लिए या मैं उनके लिए क्या था, अनजान। क्या था, अनजान था। इसीलिए कहते हैं पहले की कोई जान पहचान ना हो, उसके लिए क्या आता है, अनजान। लेकिन दोस्तों यहाँ आने के बाद उनसे मुलाकात हुई, भोमाराम जी कहाँ से हो, सर मैं फलानी जगह, अरे यार वहाँ तो मेरा ननिहाल है, अरे आप जानते हो वहाँ पर किसी को, बिल्कुल जानता हूँ, परिचय क्या। अब देखो, अब वो मुझसे अनजान नहीं है, क्योंकि अब तो जान पहचान होगी भाई। और ध्यान रखे, इससे पहले जब जान पहचान नहीं थी, इसलिए वो क्या था, अनजान था मेरे लिए। नेक्स्ट आता है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका कभी जन्म, ये जब नहीं शब्द आता है तो आप विशेष रूप से या तो अंडरलाइन कर ले या अपने मस्तिष्क में रेखांकित कर ले, क्योंकि कई बार जो प्रश्नों के जो आंसर होते हैं बच्चा इसी में गड़बड़ी कर देता है कि मैं हाँ में उत्तर देना है कि ना में उत्तर देना है, जबकि प्रश्न में स्पष्टीकरण हो रखा है, उसको किसका देना है, नहीं का। तो दोस्तों जिसका कभी जन्म नहीं होता उसको कहते हैं अजन्मा, क्योंकि अ का मतलब ही न है, जो जन्मा ही नहीं है, जो जन्मा ही नहीं है तो क्या कहलेगा, अजन्मा। अगला देखो, जो बात मानी ना जा सके, क्या कहा, जो बात मानी ना जा सके या फिर न मानने योग्य हो, मानने के योग्य नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, ये अमान्य है। जैसा कि कभी अपन कहते हैं कि साहब उसने मेरे साथ अमान्य व्यवहार किया। अमान्य का मतलब ही होता है कि भाई जो बात मानी नहीं जा सकती है वो होता है अमान्य, अधन मान्य। क्योंकि देखिए अमान धन य उपसर्ग है, यह प्रत्यय है और मान मूल शब्द है। मान का अर्थ होता है मानना, मानना क्रिया है और ये मान आपका क्या हो गया, धातु। जब मैं धातु के साथ अ लगाता हूँ तो ये बनते कृदंत प्रत्यय, और कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत जब मैं साथ में इसके प्रत्यय का भी प्रयोग करता हूँ यह, तो यह प्रत्यय का प्रयोग करता हूँ तो दोस्तों ध्यान रखना कि मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाता है, आधा। तो जिसने माना ही नहीं है देखो न मानने योग्य, इसीलिए इसको क्या कहा है, अमान्य। शब्द के टुकड़े करने अच्छे से आने चाहिए और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो, जिसका कोई पार ना हो, क्या कहा, जिसका कोई पार ना हो उसको कहते हैं अपार। अ का मतलब न है, पार का मतलब पार से पार करना, तो अपार हो गया। जिसकी कोई सीमा ना हो, ये ध्यान रखना, बहुत प्यारा प्रश्न है ये, उसको कहते हैं असीम। असीम का अर्थ है देखो अधन सीम। ध्यान रखना, जब अपन कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी कुछ परिवर्तन होता है। सीमा सरहद, जिसकी सरहद ही नहीं है वो होता है असीम। असीम जैसे कि आकाश, असीम आकाश है। नेक्स्ट, जिसे कुछ ज्ञात ना हो, ध्यान रखना प्रश्न क्या कहा है, जिसे कुछ ज्ञात ना हो उसको कहते हैं अज्ञ। जिसे कुछ ज्ञात ना हो, न के लिए अ और ज्ञात बोले तो ज्ञ, तो ये क्या होता है, अज्ञ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अज्ञ के बाद चलिए दोस्तों अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। बहुत ही प्यारा पॉइंट है। जो पहला जो लाइन है शायद हो सकता है कि इसके अर्थ को देखिए कि बिना वेतन का कार्य। भाई बिना वेतन का कार्य तो दो जगह ही मैं मानता हूँ कि हो सकता है, या तो जहाँ आप काम कर रहे हो वो आपका बहुत ही अजीज है, जो आपके हर
मतलब आपकी जो सुविधा को बिना सोचे समझे, मतलब बिना कहे ही आपकी सुविधा को उपलब्ध करवा दे, तो ऐसी स्थिति में हमें भी उनके साथ उसके रूप में चलना होता है। लेकिन दोस्तों, जब बात वेतन की आती है तो वेतन के अंतर्गत हमें ये देखना होता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं क्या वो वेतन ले रहे हैं या फिर ना ले रहे हैं। यदि आप बिना वेतन के काम कर रहे हो तो बिना का मतलब भी क्या है, क्या होगा, तो इसका जो आंसर है वो है अवैतनिक। यहाँ देखो ध्यान से, शब्द आपका वही आया है, ये ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ देखो शब्द है अवैतनिक। इसमें हम ध्यान से देखें तो अ उपसर्ग है, वेतन मूल शब्द है और इक क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। क्या लगा है, इक प्रत्यय। तो यहाँ वेतन इक प्रत्यय और अ क्या लग गया, उपसर्ग। देखो वेतन के बिना, तो ये हुआ आपका बिना वेतन। जो कार्य किया जाता है दोस्तों, क्योंकि वेतनिक में देखो या वेतन मूल शब्द नहीं है, ये ध्यान रखना, गलत है। ये तो केवल समझाने के लिए था, क्योंकि वेतन का मतलब होता है मुद्रा, और जब एक प्रत्यय लगता है तो यहाँ देखो मात्रा किसकी है, आई की मात्रा है। आई की मात्रा कंडीशन होगी किसमें, ई या ई में, तो ये बनता है आपका वित्त। वित्त का मतलब होता है पैसा। जब आप बिना पैसों के काम करते हो तो उसको कहते हैं अवेतनिक कार्य। तो ध्यान रखें दोस्तों, अगर मैं इसको सही रूप में अगर आपके सामने प्रस्तुत करूं तो ये होगा अधन वित्त धन इक, तो ये क्या बनेगा, अवेतनिक। क्योंकि ध्यान रखें दोस्तों, वित्त का मतलब होता है पैसा। जब आप बिना पैसों के काम करते हो कोई भी, तो वो होता है अवैतनिक। अगला आता है आपका पॉइंट, देखिए, एकमात्र मान्य। क्या कहा, एकमात्र मान्य। इसको हम क्या कहेंगे, तो दोस्तों ये होता है अनन्य। क्योंकि एकमात्र मान्य का मतलब है अन्न धन अन्य। अन्न का मतलब होता है नहीं, यानी कि जिसका अन्य ही नहीं है, इसीलिए उसको कहेंगे एकमात्र। भाई जिसका कोई अन्य ही नहीं है, भाई विकल्प भी नहीं है, तो हम कहाँ करेंगे, तो एकमात्र ही है। अगला देखो, जिसका भाग्य अनुकूल ना हो। पॉइंट बड़ा शानदार है। जिसका भाग्य अनुकूल ना हो उसको कहते हैं अभागा। कई बार अपन तैयारी करते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं। हम कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो जब अपन भाग्य की बात करते हैं, अनुकूल का मतलब होता है जो परिस्थिति के अनुसार ना चले। मेहनत खूब की, सोचा कि इस बार हमारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम कुछ पॉइंटों में रह गए, तब हम अपने किसको कोसते हैं, भाग्य को। भाई भाग्य हमारा अनुकूल नहीं है, हम तो अभागा है। तो पहली बात तो दोस्तों इसका उत्तर तो आपका सही है, अभागा। बट मैं आपसे एक बात कहूँगा व्यक्तिगत रूप से कि दोस्तों कभी भी मन में ये भाव ना लाएं, क्योंकि देखिए इससे निराशावाद होती है, और जब निराशावाद होती है तो मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन दोस्तों खुशी इस बात की भी होती है कि कई हमें ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जिसमें वे लोग बार बार असफल होने के बाद भी वो अपनी राह छोड़ते नहीं हैं। कोई बात नहीं गुरुजी, अगली भर्ती अभी तो है, करेंगे हम, कभी ना कभी तो मिलेगी। तो कुछ लोगों के लिए भाग्य भी क्या लेता है, परीक्षा लेता है। हम उसे अभागा नहीं कहें, ध्यान रखना, अभागा कहोगे तो फिर आपके मस्तिष्क में दूसरी क्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगला चलता है, ना चूकने वाला। पॉइंट क्या है, ना चूकने वाला।
जब ना चूकने वाले की बात करता हूँ तो वो होता है दोस्तों अचूक। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अर्जुन का निशाना अचूक है, आप देखिए व्यवहारिक जो शब्द है, जो वाक्य, उसका प्रयोग करके देखिए आप, तो आपको 100% पता चल जाएगा कि आपका उत्तर क्या है। तो दोस्तों यहाँ अपन देख सकते हैं, रोक ले, तो दोस्तों अपन यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अर्जुन का निशाना अचूक है, यानी कि उसका निशाना कभी चूकता ही नहीं है। तो दोस्तों वैसे ही ट्रिक वाला भी आपके लिए लेके आया है अचूक निशाना वाला। ध्यान रखना, जो भी हम स्टडी करवाएंगे वो अचूक निशाने वाली होगी, यानी कि जिसे कोई ना चुकने वाला अचूक। अगला देखिए, जिसमें शक्ति ना हो। प्रश्न क्या है? जिसमें शक्ति ना हो उसे कहते हैं असक्त। क्या कहते हैं उसको? असक्त कहते हैं। अगला देखो, अधन सक्त शक्ति से बना है। अ का मतलब होता है नहीं। नेक्स्ट देखो, जिसे छोड़ा या हटाया ना जा सके। ना तो हम उसे छोड़ सकते हैं, ना ही उसे हम हटा सकते हैं। यानी कि छोड़ना तो दूर, आप हटा भी नहीं सकते हो, यानी कि ये आपके लिए क्या हो गया? फिक्स हो गया, आपको करना ही है। तो इसके लिए आपका पॉइंट बनता है अनिवार्य। क्या बनता है दोस्तों? अनिवार्य बनता है। अनिवार्य का तात्पर्य है दोस्तों जिसे ना ही हम छोड़ सकते हैं, ना ही हटा सकते हैं। इसलिए आप देखिए, कक्षा 10वीं के बाद आपके सामने दो चीज़ें आती है आपको सब्जेक्ट का चुनाव करने के लिए। तो पहले तो आपको ये बताया जाता है कि यदि आप विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप विज्ञान वर्ग लीजिए। अगर आप आंकड़ों में जाना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स लीजिए, जिसको कहते हैं वाणिज्य वर्ग। यदि आप पुराने हमारे अतीत को टटोलना चाहते हैं तो आप आ जाइए कला पक्ष में। लेकिन दोस्तों, चाहे आपका विज्ञान वर्ग हो, चाहे आपका वाणिज्य वर्ग हो, चाहे आपका कला वर्ग हो, उन तीनों में आपके दो सब्जेक्ट अनिवार्य होते हैं। कौन कौन से? हिंदी प्लस अंग्रेजी, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज आपकी अनिवार्य है, ना ही इसे आप छोड़ सकते हैं, ना ही आप अपने सिलेबस से हटा सकते हैं। दूसरे विषय जो हैं आप उसको कहते हैं ऐच्छिक विषय। ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा के अनुसार। क्या होता है? इच्छा के अनुसार। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे लो, लेकिन इन विषयों को आप छोड़ नहीं सकते। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट लेते हैं, जैसा पहले कभी ना हुआ हो। पॉइंट क्या है? जैसा पहले कभी ना हुआ हो उसको कहते हैं अभूतपूर्व। क्योंकि देखो, इसको मैं टुकड़े करता हूँ, प्लस भूत प्लस पूर्व। देखो, अ का मतलब है नहीं, भूत का मतलब बीता हुआ समय, वो भी किसका? पूर्व बोले तो पहले, जैसा पहले कभी ना हुआ, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। नेक्स्ट चलता हूं दोस्तों, जिसकी तुलना ना हो सके। बहुत ही बढ़िया प्रश्न कहूंगा, जिसकी तुलना ना हो सके, हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं दोस्तों, उसके लिए शब्द आता है अतुल्य। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया है, क्योंकि धन तुल धन य, तुल बना है तुलना से, और ना प्रत्यय हटाया, पीछे यह प्रत्यय लगते ही मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाता है दोस्तों? आधा हो जाता है। ये मैं बार बार आपको कह चुका हूँ। इसलिए देखिए, तुलना आपका वर्ड है पूरा, ना प्रत्यय हटाया तो शब्द क्या बना? तुल। तुल में यह प्रत्यय, तो ये हो गया तुल्य।
तुल्य के आगे लग गया अ तो ये हो जाता है अतुल्य। अतुल्य का अर्थ ये होती है जिसकी तुलना ना की जा सके। क्या कहा? जिसकी तुलना ना की जा सके वही होता है हमारा क्या? अतुल्य। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ देखिए अगला पॉइंट बहुत ही तगड़ा आया है दोस्तों, ये है कम बोलने वाला। पॉइंट क्या है? कम बोलने वाला। देखो अधिक बोलना नहीं, यहाँ कम बोलने वाला है। तो कम बोलने वाले की बात करें तो उसको कहते हैं अल्पभाषी। क्योंकि दोस्तों यहाँ अपन देख सकते हैं कि अल्प का मतलब भी क्या होता है? अल्प का मतलब होता है कम। भाषी बोलने वाला। क्या होता है? भाषी का अर्थ बोलने वाला। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं दोस्तों तो हमारा शब्द क्या बन जाता है? अल्पभाषी। पहला पॉइंट। एक पॉइंट मैं इसके साथ और ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, वो है हमारा मितभाषी। मितभाषी में ध्यान रखें, देखो मित वही होता है, एक तो मितवई। मितवई का अर्थ क्या होता है? देखो मितवई और एक होता है कंजूस। कंजूस का मतलब होता है कि जो चीज़ उसे अपनानी है, पैसे देख के खरीदनी है, लेकिन उसमें भी वो मना कर देता है। नहीं साहब भूख लगी है, खाना खाना है, लेकिन उसने सोचा यार क्या करूँगा खाना खा के 2 घंटे बाद वैसे ही घर जा रहा हूँ। अरे यार 2 घंटे बाद जा रहा है, वो कंजूसी प्रवृत्ति है। लेकिन मितवई, मितवई का वह का अर्थ होता है खर्च करना। मित बोले तो अवसर के अनुकूल लगे, यहाँ खर्च करना है। भूख लगी है, चलो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का नाश्ता कर लेता हूँ, 2 घंटे आराम से निकाल दूंगा, तो वो होता है मितवई। सोच समझ कर पैसा खर्च करे। वैसे ही जो कम बोलने वाला है, क्या है? कम बोलने वाला, वो क्या होगा? मितभाषी। क्या होगा? मितभाषी होगा। अगला देखो दोस्तों, जो सभ्य ना हो। जो सभ्य ना हो उसको क्या कहते हैं? असभ्य। क्या कहेंगे उसको? असभ्य कहेंगे। अब देखो दोस्तों इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं कि असभ्य कैसे है। अधन सभ्य। अ का अर्थ क्या है? न, और सभ्य जो हमारे सामने ऑटोमेटिकली दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ आपके सामने, देखो पहले भी क्लियर तो कर चुका हूँ, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि 1 वर्ड आपके गागर में सागर बढ़ने वाले हैं। दोस्तों अपन केवल एक 4th ग्रेड को लेके ही अपन नहीं रखे। मैं तो कह रहा हूँ कि आप 4th ग्रेड में देखो, एक बार नौकरी लग जाए बस, और कुछ नहीं है। फिर देखो हम RS तक को फाइट करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, जब आप RS का पेपर देते हो तो RS के अंदर हिंदी रिटर्न में आती है। ध्यान रखना किस में आएगी? रिटर्न में। और उसमें एक टॉपिक आता है दोस्तों संक्षेपण। क्या आता है? संक्षेपण। और जब हम संक्षेपण की बात करते हैं तो उसमें इन शब्दों का बहुत ही महत्व है। क्या कहा मैंने? इन शब्दों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसके बिना ये सारे शब्द क्या है? अधूरे हैं। जैसे देखो यहाँ तो मैंने ये बात आपके सामने रखी है असभ्य। यहाँ मैं एक बात आपके लिए कहूँगा, ध्यान रखें। जैसे कि आपका अ, आपका अन, ना, न, ये एक ऐसे उपसर्ग हैं जो आपके नहीं का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? नहीं का बोध कराते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं कहूँ, देखिए एक समास आता है नर्ण तत्पुरुष समास। क्योंकि दोस्तों हालांकि आपके टॉपिक में समास का टॉपिक नहीं है, ये ध्यान रखना, समास का टॉपिक नहीं है। लेकिन देखिए मैंने जब एक क्लास ली थी लाइव की, तो कई बच्चों के कमेंट आए थे कि सर हमारे 4th ग्रेड के अंदर समास का प्रयोग नहीं है। लेकिन देखो नन तत्पुरुष समास के अंदर ही वो बताता है अ, अन, ना। संस्कृत के प्रभाव से ये क्या करते हैं? नहीं का बोध कराते हैं। जैसे देखो दोस्तों शब्द लिखा अटूट, तो अटूट में अगर हम ध्यान से देखें तो ये बनता है अधन टूट।
अ का मतलब क्या होता है? न। और टूट बोले तो टूटना, अर्थात जो कभी टूटे नहीं। अब देखो उल्टा चल जाए अपन, जो कभी टूटे नहीं, तो उसी के लिए शब्द आता है आपका क्या? अटूट। क्या आता है? अटूट। इसलिए अब जैसे कि देखो, जैसे मैंने कहा कि अकारण, देखो शब्द दिया है मैंने अकारण, अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ध्यान रखना, विकार किया तो क्या हुआ? न कारण। क्या हुआ? न कारण। जिसका कोई कारण ही ना रहा हो, पॉइंट क्या बना दिया हमने? जिसका कोई कारण ही न रहा हो, उसके लिए क्या होगा? अकारण। जैसे देखो दोस्तों, जैसे मैंने लिखा अनपढ़, अब इसमें देखो वापस से उपसर्ग क्या आया हमारा? अन आया, यानी कि जो पढ़ा नहीं होता है, यानी जिसको पढ़ना नहीं आता है, जिसको लिखना नहीं आता, अपन दोनों को साथ में लें तो अपन ये कह सकते हैं कि जिसको पढ़ना लिखना नहीं आए। तो देखो मेन चीज़ तो यहाँ मेरी पढ़ने की है, अन्न धन पढ़, जिसको पढ़ा ना जा सके उसके लिए, तो उसके लिए क्या होगा? अनपढ़। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर देखिए, मैं वापस बैठ जाता हूँ, सभ्य। सभ्य व्यक्ति की पहचान होती है, सभ्य से ही आपकी सभ्यता बनी है, लेकिन उसके साथ में आपके क्या लग गया? ना लगते ही, क्या कहा मैंने? ना लगते ही वो क्या बन जाता है? असभ्य। तो दोस्तों यहाँ अपने 40 हमने वन वर्ड किए हैं, और इसके आगे के हम वन वर्ड आपको हम और कराएंगे, और वो आपके होगी अगली कक्षा में। तो ये जो अपने वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा है, वो है हमारा भाग नंबर 1। तो दोस्तों बहुत जल्द आपके सम्मुख इससे आगे का जो भाग 2 है वो मैं लेके आऊँगा। तब तक दोस्तों इन शब्दों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, जैसे मैंने टुकड़े करके आपको समझाए उनको समझें, और फिर देखो समझ में आ गया एक बार, फिर जीवन में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये आपके बार बार आते रहेंगे, और बार बार जबकि कोई चीज़ आती है तो ऑटोमेटिक वो आपके मस्तिष्क में व्यवस्थित हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।